हम कर रहे थे फ्यूल के 14 सिद्धांत। लास्ट क्लास में हमने पहले 7 सिद्धांतों को समझा, उनका एक्सप्लेन किया। अब हम करेंगे हेनरी फ्यूल के नेक्स्ट 7 और सिद्धांत। ठीक है, हेनरी फ्यूल के नेक्स्ट 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं और उनका एक्सप्लेन हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सिद्धांत हमारा केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या है हमारा केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण में, कि केंद्रीयकरण में क्या होता है कि एक संस्था में कार्य करने के लिए कई व्यक्ति होते हैं, उच्च स्तर से लेके निम्न स्तर तक। ठीक है, तो संस्था के पास क्या होता है केंद्रीयकरण के हिसाब से, तो संस्था में जो कार्य होते हैं, जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय लेने होते हैं, वो केंद्रीयकरण अपनाता है अगर वो संस्था, तो इसमें क्या होता है कि हर डिसीजन के ऊपर, ठीक है, हर कार्य के ऊपर कंट्रोल रहेगा ऊपर के प्रबंधकों के पास या एक व्यक्ति के पास। ठीक है, लेकिन अगर वो संस्था में विकेंद्रीकरण है, यानी कि अधिकारों को विकेंद्रित कर दिया गया है, अलग अलग लोगों में बांट दिया गया है, तो नित्य प्रतिदिन के संस्था में जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, प्रबंधक या जो अलग अलग उच्च लेवल के व्यक्ति, उनके पास ये अधिकार हो जाता है कि आप नित्य प्रतिदिन के डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि उन्हें हर एक कार्य के लिए अपने से टॉप लेवल के व्यक्ति के पास नहीं जाना पड़ता। छोटे छोटे कार्यों के लिए वो खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं, खुद से भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर संस्था केंद्रीयकरण की नीति अपनाती है, तो इनकी हर डिसीजन, हर जो निर्णय होगा वो एक दो व्यक्तियों के पास ही सीमित होकर रह जाएगा। तो संस्था में जो भी निर्णय होगा वो एक या दो व्यक्ति या एक जो कमेटी होगी वो ही लागू करेगी, नीचे के व्यक्तियों के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। तो इसमें हेनरी फ्यूल क्या कहता है कि एक संस्था को केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण दोनों नीतियां अपनानी चाहिए, यानी कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, जो ज्यादा संस्था से जुड़े हुए हैं, ठीक है, संस्था के उद्देश्यों से जो ज्यादा करीबी से जुड़े होते हैं, वो निर्णय मुख्य जो अधिकारी होंगे वो लेंगे, और जो संस्था के दिन प्रतिदिन के कार्य होंगे उनसे रिलेटेड निर्णय वहां जुड़े हुए जो लो लेवल के अधिकारी हैं वो भी ले सकते हैं। इसलिए संस्था को केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण दोनों नीतियां अपनानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि फ्यूल क्या कहता है कि उद्देश्य या नीतियां या व्यवसाय का कोई विस्तार करना है, तो इस जैसे निर्णयों के लिए तो हमें इस जैसे निर्णय लेने का अधिकार हमें किसको देना चाहिए, बड़े अधिकारियों के पास होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ और निर्णय लेने होते हैं, जैसे कच्चा माल खरीदना, कर्मचारियों को छुट्टी देना, ठीक है, इस जैसे निर्णय हमारे जो वो बड़े अधिकारी होते हैं उनके अधीनस्थ, उनके नीचे कार्य करने वाले अधिकारी भी ये निर्णय ले सकते हैं। यानी कि मेन निर्णय लेने का अधिकार मुख्य अधिकारियों के पास होना चाहिए, और जो दिन प्रतिदिन के डिसीजन होते हैं उनको अधीनस्थ अधिकारी जो अधीन काम करते हैं वो व्यक्ति भी ये निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ठीक है, क्लास टीचर्स भी होते हैं, तो अगर क्लास से रिलेटेड किसी बच्चे को छुट्टी देनी है, ठीक है, किसी बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो इस जैसे उसको छुट्टी से रिलेटेड या उसकी फीस लेट है क्यों लेट है, ये सारे डिसीजन, ठीक है, वो एक क्लास टीचर ले सकता है। लेकिन अगर उसका नाम काटना है, ठीक है, उसकी कुछ कंप्लेन आ रही है बाहर से, तो इसके लिए डिसीजन लेने के लिए क्या करता है क्लास टीचर, प्रिंसिपल को बताता है, और फिर स्कूल से उसको निकालने का ये या नाम काटने का निर्णय फिर कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। लेकिन क्लास से रिलेटेड अगर कुछ डिसीजन लेने होंगे तो क्लास टीचर ले सकते हैं। तो ऐसे ही एक संस्था में होता है कि मेन निर्णय कुछ एक व्यक्तियों के पास, मुख्य अधिकारियों के पास सीमित होने चाहिए, और दिन प्रतिदिन के निर्णय हमें नीचे के अधिकारियों को सौंप देने चाहिए। नेक्स्ट हमारी सोपान श्रृंखला। ठीक है, सोपान श्रृंखला क्या
सोपान श्रृंखला होती है एक औपचारिक अधिकार रेखा, एक औपचारिक होती है, यानी कि इसको बनाया गया होता है, तय किया गया होता है, ये अपने आप से बन के तैयार नहीं होती। ठीक है, औपचारिक अधिकारों की रेखा होती है जो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, एक सीधी रेखा में ये जाती है। तो इसमें क्या कहते हैं हेनरी फ्योल कि संस्था में हर एक कार्य, ठीक है, हर एक निर्णय, हर एक विचार एक श्रृंखला में चलना चाहिए। ठीक है, जैसे उसने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे ये एग्जांपल मैं उसको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जैसे संस्था में ए व्यक्ति है, ठीक है, मेन पोस्ट पे ए व्यक्ति है, उसके नीचे कार्य करने वाले बी सी डी ई इस साइड है और इस साइड है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हेनरी फ्योल क्या कहता है कि संस्था में सोपान श्रृंखला का पालन होना चाहिए। तो सोपान श्रृंखला क्या होती है कि अगर बी को कोई डिसीजन, कोई विचार, कोई संदेश वाई तक पहुंचाना है तो संस्था के हिसाब से डी किसको देगा, पहले सी को, सी वो संदेश बी को, बी ए को, ए फिर डब्ल्यू तक पहुंचाएगा, डब्ल्यू एक्स तक और एक्स वाई तक। तो ऐसे वो प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी इस प्रक्रिया में क्या रहता है कि एक व्यवस्थित क्रम रहता है संस्था में। ठीक है, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कार्य भी सिस्टमैटिक व्यवस्थित ढंग से चलता है। अब अगर सपोज करो कि सीधे ही वाई को कोई डिसीजन बता देता और कार्य ऊपर से सौंपा गया है तो सी व्यक्ति तो सोचेगा कि अभी तक डी ने वो कार्य किया ही नहीं है, सी ऊपर बी को रिपोर्ट देगा कि अभी तक वो कार्य डी ने नहीं किया। ठीक है, तो ये इसीलिए ये बनाया गया है कि संस्था में कार्य एक प्रोसेस से ही चलना चाहिए। ठीक है, डी पहले सी को बताएगा, सी बी, लेकिन अगर वो संदेश, वो विचार या वो निर्णय हमें जल्दी से करना होता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में कई बार परमिशन मिल जाती है कि डी सीधा ही वो संदेश वाई तक पहुंचा सकता है। ये इसका अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने कहा कि नहीं पहुंचा सकता, अभी मैं ये कह रही कि पहुंचा सकता है। वो कब पहुंचा सकता है, जब ऐसा टाइम हो जहाँ पे निर्णय जल्दी से लेना हो या जहाँ पे कोई बात हमें जल्दी से वाई तक पहुंचानी हो। ठीक है, कोई विचार, कोई संदेश जल्दी वाई तक पहुंचाना हो। लेकिन तब भी डी ये कार्य तभी कर सकता है जब उसको सी से परमिशन मिले, यानी कि डी सी से परमिशन लेगा इस कार्य को सीधा वाई तक पहुंचाना। अगर सी ने उसको परमिशन दी है तभी डी वाई तक सीधी अपनी बात को पहुंचा पाएगा। अगर सी ने परमिशन नहीं दी तो डी सी को सौंपेगा, सी बी को और फिर ए और फिर ऐसे ही प्रोसेस चलेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगी। ऐसे ही अगर ए ई तक कोई बात, कोई विचार पहुंचाना चाहता है तो ए पहले बी को, फिर बी से सी को, डी और ई तक ऐसे पहुंचेगी। तो ये होती है हमारी सोपान श्रृंखला जिसका एक संस्था में पालन किया जाना जरूरी होता है। ठीक है, इसके क्या प्रभाव होते हैं सोपान श्रृंखला के, तो इससे क्या होते हैं कि सूचना एक व्यवस्थित क्रम में चलती है, सिस्टमैटिक रूप में चलती है। ठीक है, अधिकारी एक दूसरे का आदर करते हैं और समस्याओं का शीघ्र हल निकल जाता है क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर ये क्रम हम नहीं अपनाएंगे तो क्या होएगा कि सूचनाएं समय पर नहीं पहुंच पाएंगी एक दूसरे के पास, और एक दूसरे के नजदीकी व्यक्तियों की अगर हम लापरवाही करेंगे, जैसे डी सीधा वाई को बता देता तो उसने सी की अवहेलना करी है, तो ऐसे में झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, तो संस्था में कार्य अच्छी प्रकार से नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता। इसमें क्या है व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता में कि सही व्यक्ति सही कार्य पर होना चाहिए और सही वस्तु सही स्थान, यानी कि व्यवस्था होनी चाहिए वस्तुओं की। वस्तुएं जो है, जो माल है, जो सामान है वो सिस्टमैटिक रूप में होना चाहिए सही स्थान पर, और क्रमबद्धता सही क्रम में व्यक्तियों का लाभ होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति जिस योग्य है, जिस व्यक्ति में जो योग्यता है उसको वही पद सौंपना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है ये सिद्धांत कि
संस्था में जो है व्यवस्था और क्रमबद्धता होनी चाहिए, अर्थात हर वस्तु के लिए उचित स्थान होना चाहिए और हर वस्तु अपने अपने उचित स्थान पर ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें क्या कहा है, एक संस्था में अगर कच्चा माल रखने की कोई जगह है, ठीक है, तो एक जगह बनाई जानी चाहिए संस्था में माल रखने की, कि जैसे ही माल खत्म हो तो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कच्चा माल कहाँ पे मिलेगा, वो सीधा उस जगह से जाके माल को उठा सकता है। अगर कोई क्रम ही नहीं होगा, वस्तुएं रखने की कोई सिस्टम ही नहीं होगा, तो उसको कहाँ कहाँ ढूंढे। ऐसे ही व्यक्तियों के लिए भी होता है कि व्यक्तियों के लिए भी एक स्थान होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठ के काम करेगा। ठीक है, जैसे एक प्रिंसिपल है, स्कूल में प्रिंसिपल का रूम होता है, अगर रूम नहीं होगा तो सपोज करो प्रिंसिपल से किसी को मिलना है तो उसको कहाँ ढूंढेगा। ठीक है, तो यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए एक स्थान होना चाहिए, और स्थान होना ही काफी नहीं है, जो वो स्थान जिस व्यक्ति के लिए बनाया गया है उस व्यक्ति का उस स्थान पे मिलना भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति उस स्थान पे जाए तो उस स्थान पे जो व्यक्ति कार्य करता है उसे वहां मिलना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल का ऑफिस है, अगर प्रिंसिपल वहां मिलेगा ही नहीं तो ऑफिस होने का फायदा क्या। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग कार्य और अलग जगह होनी चाहिए। ऐसे ही वस्तुओं के लिए है, जैसे वस्तुएं है स्कूल में देख लो। ठीक है, बुक्स के लिए क्या होता है, लाइब्रेरी, यानी कि अगर हमें बुक्स पढ़नी है, बुक्स लेनी है तो हमें पता है कि कहाँ मिलेगी, लाइब्रेरी में, इसलिए हर वस्तु के लिए एक सही स्थान होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगी, सिस्टम बिगड़ जाएगा, अव्यवस्था फैलेगी। ठीक है, और पैसे का भी, संसाधनों का भी क्या होगा, दुरुपयोग होगा। ठीक है, और अगर हम ऐसे व्यवस्थित रूप में चलेंगे तो वहाँ पे डिसिप्लिन भी रहेगा और संसाधनों का भी उचित रूप से प्रयोग होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है समता। समता क्या बताती है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को अपने अधीन कार्य करने वालों के साथ व्यवहार करते समय न्याय और उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, जिससे अगर वो ऐसा करेंगे तो कार्य करने के प्रति, जो एम्प्लॉय कार्य करते संस्था में, वो अपने कार्य के प्रति अपनेपन की भावना रखेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी कर्मचारी के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ जरूरी हो जाता है प्रबंधक के लिए कि वो हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करे, इक्वल व्यवहार करे। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति ने 5 घंटे कार्य किया है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति ने भी 5 ही घंटे कार्य किया, लेकिन प्रबंधक जो है एक व्यक्ति को शाबाशी देता है, उसकी जो तारीफ करता है, दूसरे व्यक्ति को डांट लगाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जैसा कार्य करने वाले दोनों व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर एक व्यक्ति ने कार्य किया 10 घंटे, ठीक है, लेकिन दूसरा एक और व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार है और उसने 4 ही घंटे कार्य किया है और वो फिर भी उसको कुछ नहीं कहता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा कार्य किया है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी चाहिए या फिर प्रमोशन होना चाहिए, तारीफ होनी चाहिए। ठीक है, और जिसने गलत कार्य किया है, कम कार्य किया है, तो उसको दंड भी मिलना चाहिए। यानी कि एक जैसा कार्य करने वालों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अगर कर्मचारियों के साथ अगर हम इक्विलिटी रखेंगे, ठीक है, एक जैसा व्यवहार रखेंगे, तो उनमें क्या रहेगा, कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे, उन्हें ये नहीं लगेगा कि चाहे कार्य अच्छा करो या मत करो, तारीफ तो होनी नहीं है, तो वहाँ पे असंतुष्टि होगी, फिर कर्मचारी संस्था में मन लगा के कार्य नहीं करेंगे। लेकिन अगर अच्छे कार्य के लिए उन्हें उनकी तारीफ होती है तो वो कार्य को और अच्छे प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा समता। नेक्स्ट हमारा कर्मचारियों में स्थायित्व, यानी कि कर्मचारियों का संस्था में बना रहना। एक संस्था के लिए जरूरी हो जाता है कि कर्मचारी उस संस्था में बने रहे। अगर एक संस्था से कर्मचारी बार बार छोड़ के जाते हैं तो उस संस्था की जो छवि होती है,
बाहर समाज में वो छवि अच्छी नहीं होती। ठीक है, इसलिए संस्था को चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों को अपने से जोड़ के रखे, बार बार उनको ना हटाए। ठीक है, अगर वो बार बार उनको बदलती रहेगी, हटाती रहेगी, नए कर्मचारियों को शामिल करती रहेगी, तो इससे क्या होएगा, एक तो उसकी इमेज खराब होगी, दूसरा वो नए नए एम्प्लॉइयों को लेके आएगी, तो उसको नए जो एम्प्लॉय आए उनको फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, कार्य को समझाना पड़ेगा, इसमें टाइम खराब और पैसा। थोड़े समय के बाद वो एम्प्लॉय भी उसको छोड़ के चले जाएंगे या संस्था उन्हें हटा देगी, फिर नए एम्प्लॉय लेके आएगी, उन नए एम्प्लॉय को फिर से कार्य समझाना। तो इससे क्या होएगा, संस्था में फिजूल खर्ची, और जो एम्प्लॉय है वो संस्था के साथ कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो संस्था के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने कर्मचारियों को जोड़ के रखे। ठीक है, उनको बार बार ना तो खुद हटाए और ना उनको जो है हट्टे पे मजबूर करे, यानी कि उनको अच्छा पारिश्रमिक, अच्छा पर्यावरण, काम करने के लिए अच्छी जगह देनी चाहिए। अगर संस्था अपने कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखेगी तो अच्छे कर्मचारी, अगर दूसरे जगह से उनके पास कोई अच्छा ऑफर आएगा तो भी वो संस्था को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि संस्था अपने कर्मचारियों का ध्यान रखे, उनकी जरूरतों को पूरा करे, ताकि वो कर्मचारी उस संस्था में बने रहें, उसको छोड़ के ना जाए। ठीक है, तो ये था कर्मचारियों में स्थायित्व। नेक्स्ट है पहल क्षमता। पहल क्षमता क्या होता है? पहल क्षमता का अभिप्राय होता है अपने विचारों को प्रकट करना। ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करते हुए कोई कार्य करने की क्षमता, वो हमारी क्या होती है? पहल क्षमता। इसमें क्या कहता है फ्यूल? फ्यूल कहता है कि प्रबंधक का कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने कर्मचारियों में अधिकारों की सीमा तथा अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए निर्णय लेने में पहल करने की भावना को बढ़ावा दे। यानी कि क्या कह रहा है फ्यूल, कि प्रबंधक का ये अधिकार है या उत्तरदायित्व है कि वो अपने कर्मचारियों में ऐसी भावना उत्पन्न करे जिससे वो क्या कर पाए, अपने विचारों को प्रकट कर पाए। अगर एक संस्था में हर एम्प्लॉय अपने विचारों को खुल के प्रकट करेगा तो वो एम्प्लॉय क्या होगा, उस संस्था से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसमें प्रबंधक का जो है जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने हर एक एम्प्लॉय के अंदर ये भावना पैदा करे कि वो विचारों को खुल के रखे, उनके विचारों को सुना जाएगा। ठीक है, अगर किसी संस्था में कोई एम्प्लॉय अपने विचारों को प्रकट करता है तो प्रबंधक उसको डांट के बिठा देता है कि अच्छा अच्छा तुम बताओगे, तुम्हारे हिसाब से हम काम करेंगे, बला बला। तो इससे क्या होएगा, कर्मचारियों में, वो कर्मचारी क्या रहेगा, वो चुप हो जाएगा, और आगे से अगर उसके पास कोई अच्छा विचार भी होगा तो भी वो उसको नहीं रख पाएगा। तो इसलिए फ्यूल क्या कहते हैं कि हर एक एम्प्लॉय के विचारों को सुनना चाहिए, और संस्था में कार्य करने वाले हर एक एम्प्लॉय के अंदर ये भावना पैदा करनी चाहिए कि आप विचारों को आगे रखिए। आप विचारों को अगर आगे रखेंगे तो आपके विचारों को सुना जाएगा, और अगर अच्छे लगे तो उनको अमल में भी लाया जाएगा। ठीक है, उनको अप्लाई भी किया जाएगा। तो अगर एक संस्था में हर एक एम्प्लॉय को ये अधिकार होता है कि वो अपने विचार प्रकट कर सकता है, तो वहाँ के एम्प्लॉय उस संस्था से जुड़े रहते हैं, वो अपनापन महसूस करते हैं और उस संस्था को जल्दी से नहीं छोड़ के जाते हैं। तो अगर एक संस्था को अपने आप को कायम रखना है, अपने आप को विकसित करना है, तो वहाँ के कर्मचारियों में पहल क्षमता की भावना पैदा करनी पड़ेगी, और उनकी जो ये भावना है इसका सम्मान भी करना पड़ेगा, उनके विचारों को सुनना भी चाहिए, चाहे उनको लागू करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के विचारों को सुनेंगे तो वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सहयोग की भावना। सहयोग की भावना में क्या कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना का विकास करना चाहिए। यानी कि एक प्रबंधक का ये दायित्व है कि वो संस्था में काम करने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर टीम भावना जैसी विचारों को जो है उत्पन्न करें। ठीक है, इसके लिए प्रबंधक का क्या करना चाहिए, उसको अपने एम्प्लॉयों से लगातार मिलते रहना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए,
और जब भी वो उनके साथ कोई नया डिसीजन ले तो ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, मैं ये करूँगा। उसे कहना चाहिए कि हम ये निर्णय लेने वाले हैं संस्था में और अब हम मिलके ये कार्य करेंगे, कि मैं की जगह अगर वो हम शब्द का यूज करेगा तो हम में कर्मचारी खुश होंगे, उन्हें लगेगा कि हम मतलब हम सब मिलकर, ठीक है। तो इसलिए प्रबंधक को अपने अधीनस्थ के सामने हमेशा हम जैसी विचारों को रखना चाहिए, हम शब्द को यूज करना चाहिए, ठीक है। उनको एक टीम में बांध के रखना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होएगा, संस्था में सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, सारे व्यक्ति मिलके काम करना चालू रखेंगे, ठीक है, मिलके कार्य करेंगे और कार्य अच्छी प्रकार से वहाँ पे संपन्न हो पाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे ये थे फ्यूल के 14 सिद्धांत। तो हमने हेनरी फ्यूल के 7 सिद्धांत पिछली क्लास में सीखे थे और लास्ट के 7 सिद्धांत हमने अब सीखे। तो ये थे हमारे हेनरी फ्यूल के दिए हुए 14 सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 14 सिद्धांत, ठीक है। तो इनको अच्छे से, कोई भी मुश्किल नहीं है, अगर आप पॉइंट ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आगे का पॉइंट में ही क्लियर है, ठीक है। पॉइंट में ही आगे की एक्सप्लेनेशन जो है पॉइंट में ही होती है। तो ये 14 सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनमें सबसे मेन आता है सोपान श्रृंखला। नेक्स्ट है हमारा आदेश और निर्देश। इसमें आदेश और निर्देश में एक डिफरेंस भी है, 2-3 पॉइंट का, 2 नंबर में वो भी आता है कि आदेश की एकता और निर्देश की एकता में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जब हमने एक्सप्लेन किया तो वहां से एक्सप्लेनेशन